अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आप दोनों बच्चे ने ग्रुप में मैसेज कर दें कि वॉइस क्लियर है आप दोनों को। और पीपीटी जो है ना, ये यूनिट 6 इसको ओपन कर लें। बेटा अगर ना लेक्चर के दौरान आवाज़ कट रही हो या ना आ रही हो या डिस्टर्बेंस हो तो आप ना मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह अब नहीं होगी, कल थी थोड़ी बहुत, तो आज इंशाल्लाह। आज हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 6, जिसका नेम है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन इन डिजीज़ पैटर्न। डिजीज़ पैटर्न के अंदर क्या क्या ट्रांजिशन, क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं, ये हम देखेंगे। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हमने पॉपुलेशन चेंज से रिलेटेड कुछ टर्म्स, कुछ की टर्म्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम एपिडेमियोलॉजिकल और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखेंगे। फिर उसके बाद डेथ की काजेज़ क्या हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर चेंजेस को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर फैक्टर देखेंगे जो इफ़ेक्ट करते हैं पॉपुलेशन के चेंज को। उसके बाद हमने क्या पॉपुलेशन पिरामिड और उसकी टाइप्स को देखना है, जो कि इसमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉपुलेशन पिरामिड वाला। और ट्रांजिशन जो हम आगे पढ़ेंगे साइकिल ना, तो ये इम्पोर्टेंट एससीक्यूज़ हैं और ये अक्सर औकात यूएचएस में पूछे जाते हैं। अब की टर्म्स, मॉर्टेलिटी क्या होती है बेटा? मॉर्टेलिटी क्या है? काज ऑफ डेथ या रेट ऑफ डेथ, डेथ की जो सबब हैं और जो डेथ की रेट है, रेट जो होता है उसको हम कहते हैं मॉर्टेलिटी। इसको हम मैयर कैसे करते हैं? इसको हम मैयर करते हैं क्रूड डेथ रेट से। और एक्सप्रेस करते हैं क्रूड डेथ रेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर ऑफ़ डेथ, मतलब कितनी डेथ हुई 1000 पॉपुलेशन के अंदर एक साल में। ठीक है, एक साल के अंदर हम देखते हैं कि 1000 पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ़ डेथ हुई हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि क्रूड डेथ रेट क्या है और स्पेसिफिक काज ऑफ डेथ रेट कौन सा है। ठीक है। अब एडिशनली जो है इसमें एज भी एडजस्ट की जाती है और डेथ रेट के स्टैंडर्डाइज इन सबको इन एज स्पेसिफिक डेथ रेट जिसमें देखा जाता है। तो ये तो थी आपकी क्या, मॉर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी क्या होती है? मॉर्बिडिटी होती है बेटा एक कम्युनिटी के अंदर इलनेस की प्रीवलेंस कितना है, न्यू और ओल्ड केसेस कितने हैं इलनेस के, उसको मतलब डिजीज़, जो जितने भी पर्सन डिजीज़्ड हैं कम्युनिटी के अंदर जिनको डिजीज़ है, वो क्या कहलाती है? मॉर्बिडिटी कहलाती है। इसमें मैयर करते हैं कि सिस्टमेटिक रूटीन रिपोर्टिंग होती है मेडिकल प्रोफेशनल को, जो मतलब आती हैं वो इसको मैयर करते हैं कितने रिपोर्ट हुए हैं केस। और ये रिलाय करती है कि करेक्ट डायग्नोज हो। अगर करेक्ट डायग्नोज हो तो उस वक्त हमें पता चलता है कि इस डिज़ीज़ की ये मॉर्बिडिटी है या इतनी मॉर्बिडिटी के साथ पेशेंट है। उसके बाद इन्फेंट मॉर्टेलिटी, नाम से ही ज़ाहिर है मॉर्टेलिटी का हमें पता है क्या है, डेथ रेट को कह रहे हैं इन्फेंट। तो इसका मतलब है हम छोटे जो बच्चे होते हैं जो मतलब एक साल के होते हैं, जो पैदा होते हैं, मतलब ठीक है लेस देन 1 ईयर के होते हैं, उनकी हम डेथ रेशो जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं। मतलब एक साल में जितनी भी बर्थ हुई है ना, जितनी लाइव बर्थ हुई हैं, ठीक है, उनको हम रिलेट कर रहे होते हैं किसके साथ? उन बच्चों के साथ जिनकी जो एज है वो लेस देन 1 ईयर हो और उनका डेथ रेशो कितना है उसके साथ। इसको कहते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी। ये डेफिनेशन ना बाज़ बात पूछी जाती है, ऐसे ऐसे आ जाता है एक क्वेश्चन कि डिफ़ाइन टर्म्स, तो और ये डेफिनेशन साथ में दे देते हैं, तो आपने ये इनकी डेफिनेशन लिखनी नहीं होती है और साथ में इनका जो फार्मूला होता है वो भी लिखना होता है। ठीक है, या फिर ऐसे सवाल दे देते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं कि इतनी डेथ हुई हैं इस कम्युनिटी के अंदर, इतनी बच्चे जो हैं उनकी बर्थ हुई है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे इन्फेंट मॉर्टेलिटी? तो आप ये फार्मूला यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं बेटा मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो। जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो ना, ये वो मैयर है, इसमें हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल डेथ ड्यू टू प्रेगनेंसी, वो फीमेल्स जिनकी प्रेगनेंसी की वजह से डेथ हुई है या चाइल्ड बर्थ के दौरान डेथ हुई है या फिर उनकी जब डिलीवरी हो रही थी तो डिलीवरी के बाद एक फेज़ आता है परप्यूरल, ठीक है, वो फेज़। तो उस परप्यूरियल पीरियड में, परप्यूरियम पीरियड के अंदर डेथ हुई है एक साल के अंदर, वो लेडीज़ जिनको मतलब जो प्रेगनेंसी की वजह से जिनको डेथ हुई है या चाइल्ड बर्थ के दौरान या फिर परप्यूरियम पीरियड चल रहा था उस दौरान, इसको हम देखते हैं
किस में, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, देखते हैं कितनी लाइव बर्थ हुई हैं टोटल और कितनी की डेथ हुई है, इससे हम फाइंड आउट करते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो। क्लियर है? उसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीज क्या होता है? पॉपुलेशन इंक्रीज ये है बेटा ए रेट ऑफ एनुअल ग्रोथ, मतलब नेचुरली कितना जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, और कितना जो है बर्थ रेट जो है डेथ रेट के ऊपर मतलब डोमिनेंट है, ज़्यादा है। बर्थ रेट ज़्यादा होगा डेथ रेट से, तभी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी ना। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आगे है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? एक बेटा हाइपोथेटिकल मेजर है जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं किस चीज़ को, कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन, मतलब पर्सन के जो एवरेज नंबर होते हैं ना ये, और उनकी जो एक्सपेक्टेड टू लिव इफ़ करंट मॉर्टेलिटी ट्रेंड्स कंटिन्यू, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है ना मॉर्टेलिटी का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 55 ईयर आ रही है या 50 ईयर्स है, जब पहले थी वो 65 थी। तो अगर उस मैयर से, उस एवरेज नंबर ऑफ ईयर से पर्सन जो है एक्सपेक्टेड लाइफ में मतलब उतनी लाइफ गुजार सकता है, तो वो उसकी जो ज़िंदगी है वो क्या आती है, वो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाती है। क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे कि आगे एग्जांपल भी दी गई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। बेटा आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? आवाज़ आ रही है सब बच्चों को? अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं, कोई चीज़ मुश्किल लगे तो बता दीजिएगा, ठीक है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है बेटा, जैसे कि आगे एग्जांपल मैंने आपको बता दी डेफिनेशन। और अब कोई रीजन है, कोई ईरा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ना ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना, इसकी जो स्टेटिस्टिकल एवरेज नंबर होता है ये वेरी करता है हर जगह। मतलब पाकिस्तान में कुछ और होगा, अमेरिका में कुछ होगा, यूरोपियन कंट्रीज़ में और होगा, ठीक है। और अगर आप एशिया, अफ्रीका, मतलब इन कंट्रीज़ में देखेंगे तो हर रीजन और एरिया की बेस पे ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये वेरी कर रही होती है। अब पाकिस्तान में मतलब जो रैंक कर रहा है ये 117 कंट्रीज़ में रैंक कर रहा है, और इसकी जो एक्सपेक्टेंसी है 2021 में जो देखेगी वो कितनी थी, 67.48 मतलब देखी गई। जबकि ब्रोंज़ और आयरन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना वो है 26, जो कि 2010 में एवरेज जब निकाली गई तो इसकी बनी ब्रोंज़ और आयरन में 67.2, जबकि स्विट्ज़रलैंड में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो थी 49.92, और जापान में कितनी थी 82.6 ईयर। ठीक है बेटा, बुक पेज अभी आप छोड़ेंगे, आपको बाद में मिल जाएगा, अभी आप ना जो स्लाइड पे फोकस करें। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना बेटा ये होता क्या है, इसमें ना हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी और डेथ जो होती है ना यंग अडल्ट एक्सीडेंट या एपिडेमिक या किसी भी कोई प्लेग वगैरह या वर हुई है या चाइल्ड बर्थ के दौरान कोई बच्चे की, मतलब उनमें ये सारी डेथ और मोर्टेलिटी इन सबको मिलाया जाता है। उससे पहले जो मतलब कि कौन कौन मेडिसिन यूज़ कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना किस पे मतलब क्या कर रही हैं, ये सारी जितनी भी डेथ है, मोर्टेलिटी रेशो है, या चाइल्ड बर्थ में जब डेथ होती है या वर्स होती है, या कोई एपिडेमिक कोई डिजीज़ हो जाए, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ की जाए जो मतलब मॉडर्न हो, जिसको मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ की जाए, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम करती हैं ये सारी चीज़ें। अब ये आगे एक पीपीटी में आपको दिखाया गया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे मतलब जैसे जैसे ईयर बढ़ते गए हैं, 19 में, 1950 में, 1980 में, ये सारी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे कैसे चेंज होती गई है डिफरेंट कंट्रीज़ में, यूएसए में, मेक्सिको में, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, ठीक है, और एलडीसीज, ये डिफरेंट कंट्रीज़ के नेम हैं। इनके अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो चेंज हुई है वो बताई गई है। ठीक है, तो ये आप एमसीक्यूज़ के लिए मतलब आप याद कर लें, वैसे इतने ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद काजेज़ ऑफ डिजीज़ जो है ना, मेजर काजेज़ ऑफ डिजीज़ कौन कौन सी हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में कौन सी हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ में कौन सी हैं, और एज 15 to 44 में क्या है, और 45 to 54 एज में कितनी क्या काजेज़ थी डेथ की। पहले हम देखेंगे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर बेटा जो एज 15 से 44 थी उनमें एक्सीडेंट, ठीक है, क्रोनिक हार्ट डिजीज़ या क्रोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस या सीए हो गया, ठीक है, ये जो थी एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं, ठीक है, ये डेवलप कंट्रीज़ के अंदर मतलब काजेज़ थी डेथ की। और जो है एज 45 उसमें भी वही आती हैं, एक्सीडेंट, सीए और सीएडी, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी वही सेम काजेज़ हैं दोनों के अंदर। ठीक है, अब
क्या काजेज़ थी जो मतलब डिफरेंट जिनकी वजह से डेथ हुई मोस्टली, और कौन सी हुई, और उनकी ये रैंकिंग दिखाई गई है 2007 में कितने रैंकिंग पे कौन सी चीज़ थी, फिर उनमें चेंजिंग 2017 में कौन सी आई। तो ये डिफरेंट मतलब मोस्ट डेथ की काजेज़ जो थी वो उनकी रैंकिंग जो है वो डिफरेंट ईयर्स में 10 साल का जो ड्यूरेशन है उसमें दिखाई गई है। तो ये आप ऐसा करें कि बस नाम इनके याद कर लीजिएगा, और जो फर्स्ट 3 से 4 जो है ना काजेज़ या डिज़ीज़ जो हैं जिनकी वजह से डेथ हुई है वो आप याद कर लीजिएगा। चार चार तक कर लें, जैसे कि 2017 में स्कीमिक हार्ट डिजीज़, नियोनेटल डिसऑर्डर, स्ट्रोक और डायरियल डिजीज़, बस यहाँ तक कर लें, इतना काफ़ी है एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, कोशिश कीजिएगा सारे पढ़ लीजिएगा, अगर याद ना हो तो पहले 4-5 तो आपको मस्ट आनी चाहिए। अब ट्रांजिशन होता क्या है, मेनली जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है। ये कुछ टर्म्स थी वो हमने डिस्कस की। ट्रांजिशन है क्या? ट्रांजिशन बेटा ऐसा प्रोसेस या ऐसा पीरियड ऑफ चेंज है जिसमें क्या होता है, एक स्टेट से, एक कंडीशन से बंदा दूसरी कंडीशन में चला जाता है, उसको कहते हैं ट्रांजिशन। कहते हैं ना इसमें ट्रांजिशन हुई है, चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है, एक हालत से दूसरी हालत में जो ट्रांजिशन होती है, जो उसका जो प्रोसेस या पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। अब ट्रांजिशन जो है ये डिफरेंट होती हैं, इसकी टाइप्स हैं कौन कौन सी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होती है, हेल्थ ट्रांजिशन होती है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन होती है। तो ये 3 टाइप्स हैं, इनको हम वन बाय वन आगे हम एक्सप्लेन भी करते हैं क्या है, ठीक है, आगे डिस्क्राइब भी करेंगे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसमें हम देखते हैं कि पॉपुलेशन का जो साइज़ है या उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर जो चेंज आता है एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में, वो क्या कहलाता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन का साइज और डिस्ट्रीब्यूशन का चेंज। इसमें बर्थ और डेथ रेट और पॉपुलेशन पायरामिड को हम डिस्कस करेंगे, ये कैसे इफेक्ट करते हैं हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को, ये दोनों रेट्स और पॉपुलेशन पायरामिड। हेल्थ ट्रांजिशन में क्या है, हेल्थ ट्रांजिशन में चेंज आता है हेल्थ स्टेटस का, मतलब कैसे हमारा चेंज होता है, डिफरेंट हेल्थ डिटर्मिनेंट्स कैसे इसको हेल्थ स्टेटस को चेंज करते हैं, इसको कहते हैं हेल्थ ट्रांजिशन। हेल्थ डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं बेटा, इकोनॉमिक, सोशियो डेमोग्राफिक, इन्वायरमेंटल, ये सारे क्या हैं, हेल्थ डिटर्मिनेंट्स हैं। ये कैसे हमारे हेल्थ स्टेटस के अंदर चेंज लाते हैं, ऐड करते हैं, कैसे चेंजिंग लाते हैं, इस चेंज को, इस ट्रांजिशन को क्या कहते हैं, जो हेल्थ स्टेटस के अंदर हेल्थ डिटर्मिनेंट्स लाते हैं उसको कहते हैं हेल्थ ट्रांजिशन। क्लियर है सबको यहाँ तक? बेटा यहाँ तक क्लियर है आप सबको? मुश्किल तो नहीं है? सब बच्चे रिस्पॉन्स करें ताकि पता चले कि सब एक्टिव हैं, फिर बाद में मैंने सुनना है सब बच्चों से। शाबाश, सब बच्चे रिस्पॉन्स किया करें। उसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन जो है ना, इसमें जो चेंज है, जो मूव है, जो एक हालत से दूसरी हालत में, वो ये है कि डिजीज़ पैटर्न, मतलब जो डोमिनेटेड है इन्फेक्शियस डिजीज़, वो क्या होता है, वन कैरेक्टराइज्ड बाय नो कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब इन्फेक्शियस डिजीज़ से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो ट्रांसफ़र या मूव जो चेंज आता है इसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। इसमें जैसे कि कैंसर या कार्डियोवास्कुलर इंजरीज़ या कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, और ये जो इन्फेक्शियस होती हैं वो आपको पता है कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, रेबीज़ हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, HIV हो गया। तो इनसे जो मूव आता है किसमें, कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर, इसको क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन कहते हैं। अब एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन में हम क्या देखते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन के अंदर हम देखते हैं कि डेथ और इलनेस के पैटर्न में चेंजिंग कैसे आई मॉडर्नाइजेशन की वजह से, और देखते हैं हम कैसे इन्फेक्शियस, पैरासिटिक और न्यूट्रिशनल डिजीज़ जो है, जो वेस्टर्न डिजीज़ जो हैं, इनकी मतलब इनके अंदर क्या चेंज आया। लाइफस्टाइल डिजीज़ जो होती हैं, मतलब लाइफस्टाइल डिजीज़ क्या होती हैं, ऐसी डिजीज़ जो आपकी मतलब सोसाइटी में वेल्थ की इंक्रीज़ के होने की वजह से मतलब का सबब बनती हैं, या कोई क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज़, इन सारे का हम जो है मॉडर्नाइजेशन की वजह से इनमें इन सब चीज़ों की वजह से चेंज आता है डेथ और इलनेस के पैटर्न के अंदर। तो ये सारा हम किस में डिस्कस करते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन के अंदर भी करते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन का जो मेन फोकस है ना बेटा, वो है आपके हेल्थ और डिजीज़ के जो पैटर्न के अंदर कम्प्लेक्स चेंज आता है ना उसके ऊपर।
और दूसरा इसका जो पैटर्न के बिटवीन जो इंट्रैक्शन है, पैटर्न का इंट्रैक्शन किसके साथ, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स और कंसिक्वेंसेस, इनके बिटवीन इंट्रैक्शन और जो हेल्थ और डिजीज़ के पैटर्न में जो कम्प्लेक्स चेंज आया, इसके ऊपर जो फोकस जो है मेनली वो किसका होता है, एपिडेमियोलॉजिक ट्रांजिशन का होता है। दो चीज़ों पे होता है, कौन कौन सी, एक तो हेल्थ और डिजीज़ के पैटर्न में जो कम्प्लेक्स चेंज आ रहा है उसके ऊपर, दूसरा आपकी जो पैटर्न का इंट्रैक्शन, डिजीज़ पैटर्न जितने भी हैं ना, डिजीज़ और हेल्थ का पैटर्न, इनका जो इंट्रैक्शन है जितने भी हेल्थ डिटर्मिनेंट्स के साथ और उनकी कंसिक्वेंसेस जो हैं उसके साथ फोकस जो है वो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन का होता है। दो चीज़ों के ऊपर होता है। अब हम देखेंगे कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन में होता क्या है। ये बेटा बहुत सारी चेंजेस लाता है आपके लाइफ स्टैंडर्ड में, आपके लाइफस्टाइल में, आपके ज़िंदगी के रहन सहन के अंदर। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन जब होती है तो ये बहुत सारा चेंज लाती है। इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर आपकी मेडिकल केयर क्या है, आप प्रिवेंटिव मेडिसिन कौन सी यूज़ करो, पब्लिक हेल्थ सेक्टर कैसे आपके, ये सारे फैक्टर्स जो है ना आपके ऊपर मतलब बहुत डिपेंड कर रहे होते हैं, इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं आपकी लाइफ को। और अगर आप वेस्टर्न लाइफस्टाइल अडेप्ट कर लेते हो तो उसकी वजह से आपको स्ट्रेस ईटिंग पैटर्न, ऑर्गेनाइजिंग लिविंग, मतलब ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं। और ये सारा एक ट्रांजिशन है ना, चेंज। आप वेस्टर्न लाइफस्टाइल अगर आप यूज़ करो, ये सारी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं तो उसकी वजह से क्या होती है, सारा कुछ चेंज होता है। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन हम पढ़ रहे हैं सुबह से, तो इसकी बेटा टाइप्स और स्टेजेस जो है ना वो तीन है। तीन स्टेजेस हैं और इन्हीं को ही टाइप भी कहा जाता है, इन्हीं को ही कैटेगरीज भी कहा जाता है। जिस जो क्या है, फर्टेलिटी लेवल, काज ऑफ डेथ और ग्रुप, मतलब इनको फर्टेलिटी से जो है डेथ लेवल के जो ग्रुप में बनाया गया है। मतलब अब इसमें तीन टाइप्स और तीन स्टेजेस, तीन कैटेगरीज इनको कहा जाता है किसकी, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन की। और ये इंपॉर्टेंट SCQs है, UHS में पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट जो है इसकी टाइप वो क्या है, एज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फेमाइन। दूसरी है एज ऑफ रिसीडिंग पेंडेमिक। तीसरी है एज ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। ये आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आज आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। स्टेज ऑफ पेस्टिलेंस और फेमिनाइन में क्या होता है। स्टेज ऑफ पेस्टिलेंस जो फेमाइन था, इसमें जो ह्यूमन डेथ की काजेज़ थी, जो उनकी डेथ होती थी इंसानों की, वो इन्फेक्शन या कोई पैरासिटिक डिजीज़ या कोई एक्सीडेंट या एनिमल ह्यूमन का अटैक होने की वजह से होती है। मतलब वार हो गई, डिफरेंट वार्स, जंगें हो गई, या किसी एनिमल ने अटैक कर दिया, या फिर किसी उनको इन्फेक्शियस या पैरासिटिक डिजीज़ होती थी तो उनका इलाज उनके पास नहीं होता था। तो इस स्टेज में जो डेथ की काजेज़ थी वो ये थी। इसमें जो ज़्यादातर डेथ जो हुई ना उनकी काजेज़ क्या थी, एपिडेमिक कोई डिजीज़ हो गई, या फिमाइंस हो गई, या वर्स हो गई, जंगें। ठीक है, जिनके अंदर क्या आता है, स्मॉल पॉक्स जो कि एक एपिडेमिक डिजीज़, कॉलरा, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, टाइफस, ये सारी जो थी ना इनके, क्योंकि उस वक्त मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं था तो उस वक्त इनकी जो डेथ हुई थी स्टेज ऑफ पेस्टिलेंस और फेमाइन में, तो वो इन डिसऑर्डर, इन डिजीज़ की वजह से, इन इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से हुई थी। तो ये स्टेज जो था पेस्टिलेंस और फेमाइन कहलाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में मोर्टेलिटी थी और फर्टेलिटी भी थी हाई लेवल्स में। और इसमें जो क्रूड डेथ रेट था वो हाई था, और इसकी जो रेंज थी वो 30 टू ओवर 50 डेथ होती थी पर 1000 पॉपुलेशन। तो 1000 लोगों में 30 से 50 डेथ जो है वो होती थी क्रूड डेथ रेट के अंदर, जो कि बहुत हाई था। और इन्फेंट का जो मोर्टेलिटी रेट था वो 200 से 300 डेथ पर था। मतलब 1000 जितनी लाइव बर्थ थी उसमें 203 से बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो जाती थी। ठीक है, उसके बाद इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी इस स्टेज में 20 टू 40 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। ठीक है, ये क्या था, स्टेज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फेमाइन। उसके बाद आया बेटा स्टेज ऑफ रिसीडिंग पेंडेमिक। इसमें क्या हुआ, इसमें जो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो बैक हुआ, रिसीड हुआ, रिकवर हुआ। इन्फेक्शियस डिजीज़ और जितनी भी मोर्टेलिटी रेट जो बड़े हुए थे, जो हाई थे, वो क्या हुए, उनके अंदर रिडक्शन आई। और इन्फेक्शियस डिजीज़ का जो प्रीविलेंस रेट जो बड़ा हुआ था, जिनका डिजीज़ ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, वो भी क्या हुआ, कम हो गया। और इसी की वजह से इसका जो क्रूड डेथ रेट था वो क्या, उसका लेवल भी कम होगा ना डेफिनेटली। इसमें 13 डेथ मतलब हुई
2000 में, उसमें क्या था 32 ओवर 50, इसमें 30 डेथ हुई। और इसमें जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी 150 पे आ गया, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इसमें वो बढ़ गई, वो 35 to 50 ईयर हो गई। ठीक है, तो ये स्टेज ऑफ रिसीडिंग था। अब उसके बाद आई एज ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। जो ये स्टेज स्टार्ट हुई, ये दौर, ये इरा स्टार्ट हुआ, ये कब हुआ? लेट 20th सेंचुरी में ये शुरू हुआ। और ये थर्ड स्टेज है जिसमें जितनी भी इन्फेक्शस डिजीज़ थी उनको एलिमिनेट किया गया, और उसके बाद जो क्रॉनिक डिजीज़ के लिए मतलब जो एल्डर पीपल थे उनके अंदर क्रॉनिक डिजीज़ थी वो मतलब मौजूद थी। क्रॉनिक डिजीज़ मतलब ख़त्म नहीं हुई। ये क्रोमिक लिखा हुआ है, बल्कि ये है क्या, क्रोमिक नहीं है, क्रॉनिक डिजीज़ है। ठीक है, तो इस एज में, इस इरा में जितनी भी मतलब इन्फेक्शस डिजीज़ थी उनकी वजह से डेथ नहीं हुई, बल्कि जो एल्डर पीपल थे जिनको मतलब डीजनरेटिव क्रॉनिक डिजीज़ थी या मैन मेड कोई डिजीज़ थी, लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कैंसर या डायबिटीज़, जो आज का इरा है, जो आज की एज है, इस एज में जो डेथ हो रही है मोस्टली वो एज ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ कहलाता है। और इसकी वजह से होती हैं, बाकी सब जो थी वो ट्रीट हो जाती हैं। और इसमें भी अब एज ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से मतलब सिर्फ क्रॉनिक डिजीज़ वाले जो है ना उनकी डेथ होती है, यही काज है। क्रॉनिक डिजीज़ जो है ये डेथ की काज बन रही है मोस्टली। ठीक है, तो इसमें मोर्टेलिटी और फर्टेलिटी जो है ना वो भी लो हो गई, और जो क्रूड डेथ रेट है वो भी स्टेबलाइज हुआ और लेस देन 20 डेथ पे आ गया। और IMR जो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी उसमें भी जो डेथ थी वो लेस देन 25 आ गई, और आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 18 ईयर से एक्सीड कर जाती है। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस थी जिनमें एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन की टाइप्स भी कहते हैं इनको, स्टेजेस भी कहते हैं इनको, कैटेगरीज भी कहते हैं। तो ये हम डिफरेंट इरा में अंदर डिफरेंट रही हैं। ठीक है, स्टेज ऑफ पेस्टिलेंस फेमिनाइन, और उसके बाद क्या था हमारे पास? स्टेज ऑफ रिसीडिंग पेंडेमिक और स्टेज ऑफ एज ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। ठीक हो गया, क्लियर है सबको? तो ये सारे क्या थे? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन थी जिनके अंदर तीन स्टेज में हमने देखा। इनमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी? एक तो हर स्टेज के अंदर हमने काज देखी, डेथ की काज क्या है। ठीक है, दूसरा हमने इसमें ये देखा कि क्रूड डेथ रेट इसके अंदर कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है। ये 4 पॉइंट जो है ना ये मेन है हर किसके अंदर, हर स्टेज के अंदर। क्लियर है बेटा सबको यहाँ तक? ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन भूलेगा तो नहीं, सुन लूँ मैं आपसे, पक्की बात है ना? अगर किसी को कोई क्लियर नहीं है कोई चीज़ तो आप पूछ सकते हैं। बेटा सबको क्लियर है या बस एक बच्चा ही सुन रहा है? आपको आवाज़ आ रही है सबको? बेटा रिस्पॉन्स किया करें ना, ताकि मुझे पता चले आप सुन रहे हैं। अगर कोई कंसेप्ट रह गया है तो मुझे बता देना, बता देना। ठीक है, आगे जो है ना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर हम क्या देखते हैं? ये क्वेश्चन जो है ना SCQs मोस्टली पूछा गया है UHS के अंदर। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या डेमोग्राफिक साइकिल भी आता है इसका आगे। इसमें हम इसके जो स्टेजेस हैं वो मूव करते हैं कैसे? हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से लो बर्थ और लो डेथ रेट में, और हाई डेथ रेट से लो मूव करना लो बर्थ टू लो डेथ रेट, इसको कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं ऑलमोस्ट। हर स्टेज के अंदर हम देखेंगे बर्थ रेट और डेथ रेट को देखते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं पॉपुलेशन कितनी थी, वो चीज़ हम देखते हैं। स्टेज 1 को हाई स्टेशनरी कहा जाता है। हाई स्टेशनरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट दोनों हाई रहते हैं,
और जो पॉपुलेशन है, अब जितनी मतलब बर्थ हो रही है कि उतनी ही डेथ हो रही है, इसका मतलब है पॉपुलेशन जो है वो क्या रहेगी, स्टेशनरी रहती है ना, और रिमेन, और इसके बाद हाई स्टेशनरी, क्योंकि दोनों हाई हैं तो इसलिए हाई स्टेशनरी, और पॉपुलेशन जो है वो लो रहती है ना, बढ़ती नहीं है। एक तो एक लो पॉपुलेशन होती है, मतलब इसमें स्टेशनरी है, जितनी डेथ हो रही है उतनी बर्थ हो रही है, दोनों क्या है हाई स्टेशनरी, इसलिए इसको क्या कहलाता है, हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट की वजह से इसको स्टेज 1 को हाई स्टेशनरी कहा जाता है। उसके बाद स्टेज 2 है जिसको अर्ली एक्सपेंडिंग कहते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है अर्ली एक्सपेंडिंग, इसका मतलब ये है कि इसमें ना पहले ना एक्सपेंडिंग होती है। कैसे? इसमें जो क्रूड बर्थ रेट है ना वो तो वैसे का वैसे रहता है जैसे स्टेज 1 में था, जबकि जो डेथ रेट है ना क्रूड, उसके अंदर क्या आती है, डिक्लाइन आता है। जैसे कि आपको ग्राफ में शो हो रहा है कि डेथ रेट जो है ना वो कहाँ पे फॉल कर रहा है, बहुत नीचे आ जाता है, मतलब अर्ली एक्सपेंड होता है, बट बाद में क्या होता है जब डेथ रेट डिक्लाइन हो गया है जहाँ पे आता है तो वहाँ पे ये रुक जाता है। तो स्टेज 2 को अर्ली एक्सपेंडिंग, मतलब शुरू शुरू में तो बर्थ रेट ज़्यादा था, बट जहाँ पे डेथ रेट आता है डिक्लाइन तो हुआ है लेकिन ख़त्म तो नहीं हुआ ना, यहाँ एक पॉइंट पे हो तो रहा है डेथ। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसमें जो पॉपुलेशन है ना स्टार्ट में एक्सपेंड होती है और इसीलिए इसको अर्ली एक्सपेंडिंग कहा जाता है। इसमें क्रूड बर्थ रेट सेम रहता है, सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई है, क्या, डेथ रेट डिक्लाइन हुआ है और पॉपुलेशन जो है ना वो भी एक्सपेंड हुई है बट अर्ली एक्सपेंड होता है। स्टेज 3 जो है इसको लेट एक्सपेंडिंग कहते हैं। लेट एक्सपेंडिंग क्यों कहते हैं, इसमें क्रूड बर्थ रेट जो है ना वो डिक्रीज़ होने लग जाता है, और क्रूड डेथ रेट तो पहले ही डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो फर्दर डिक्रीज़ हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि क्रूड बर्थ रेट भी डिक्रीज़ हो रहा है और पॉपुलेशन जो है ना वो स्टिल क्या कर रही है, बढ़ रही है, बट उसका जो रेट है वो ऐसा ऐसा स्लो डाउन हो रहा है, उसका जो स्लोइंग डाउन है वो बढ़ रही है। पॉपुलेशन है तो इंक्रीज़, मतलब इंक्रीजिंग में जा रही है, लेकिन इसका रेट ऐसा ऐसा कम हो रहा है, इंक्रीज़ जो हो रही है इसका। ठीक है, तो इसलिए इसको लेट एक्सपेंडिंग कहा जाता है स्टेज 3 को। उसके बाद आता है स्टेज 4 जिसको लो स्टेशनरी कहा जाता है। लो स्टेशनरी स्टेज में क्या होता है कि क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट दोनों लो होते हैं, और जो हाई पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट मतलब सेम ही रहती है, दोनों मतलब जो है ना लो पे हैं, तो इसलिए इसको लो स्टेशनरी कहा जाता है। पहला पहला क्या था बेटा, हाई स्टेशनरी, अब चौथा क्या है, लो स्टेशनरी, और इसके अंदर जो दो आए हैं वो क्या थे बेटा, एक अर्ली एक्सपेंडिंग दूसरा लेट एक्सपेंडिंग, और फिफ्थ वन जो है वो है डिक्लाइनिंग फेज, डिक्लाइनिंग स्टेज। सब बच्चे मुझे ना ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के जो स्टेज हैं ये लिख के दिखाएं, शाबाश। और इनमें हम किन किन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं उन चीज़ों को भी डिस्कस करो, बर्थ रेट, डेथ रेट और पॉपुलेशन, शाबाश लिख के दिखाएं। स्टेज 5 जो है डिक्लाइनिंग है। अब इसमें डिक्लाइनिंग से नाम से ज़ाहिर है कि बर्थ रेट जो है ना वो कम हो जाता है डेथ रेट से, डेथ ज़्यादा हो रही है और बर्थ जो है वो कम हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ रेट कम हो जाएगी ग्रोथ भी, और डेथ जो है ना वो हायर हो रही है बर्थ से। तो इस तरह पॉपुलेशन जो है ना जब मर ज़्यादा रहे हों और पैदा कम हो रहे हों तो उस वक्त जो पॉपुलेशन है वो श्रिंक हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सब बच्चे मुझे ये स्टेजेस के नेम लिख के दिखाएं, जितने भी स्टेजेस हैं और उनके अंदर किन किन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी आप लिख के दिखाएं, शाबाश। हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडेड, इसमें ना एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, हर स्टेज में ना पॉपुलेशन जो है ना हर स्टेज पे वो कौन सी आती है, तो ये एमसीक्यूज पूछा जाता है। अब पाकिस्तान जो है ना, आप मुझे ये बताएं, जो पाकिस्तान है वो उसके अगर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के कौन से स्टेट पे है, ये मुझे बताएं। पाकिस्तान की कंट्री जो है ये आप लोगों ने मुझे बताना है। इसका डेथ रेट और जो है
बर्थ रेट दोनों कम हो रहे हैं, जबकि बर्थ रेट जो है ना हायर है डेथ रेट से। अब ऊपर वाला स्टेज जो हमने देखे हैं, इसमें हम अगर देखें तो पाकिस्तान जो है ना किस स्टेज पे फॉल कर रहा है। अच्छा, ठीक है, आप सब लोग अपना अपना दें, मैं आपको एंड पे बताऊंगा, ठीक है। आंसर दें आप सब। इसके बाद जो हमने पढ़ना है ना पॉपुलेशन पायरामिड, ये सवाल जो है ना ये मोस्टली पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, कभी इसको एक्सप्लेन करते हैं कहते हैं, कभी इसके कहते हैं कि पायरामिड ड्रा करके दिखाएं कितनी टाइप्स हैं पॉपुलेशन पायरामिड की। तो इस तरह जो है ना ये पूछे जाते हैं। ये बच्चों आपने पढ़ा हुआ है ना, इसलिए आपको अच्छे से आ रहा है, ये देख देख के बता रहे हो। पहले से पढ़ा हुआ है या अभी अभी आपको ऐसे मुँह ज़ुबानी याद हो गया है? हाँ पढ़ा हुआ है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था है ना, बुक में तो है, ये तो मुझे पता है बुक में है। चलिए अच्छी बात है कि चीटिंग नहीं करते आप। नहीं पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा हुआ, अभी अभी पढ़ के इतना, आप तो फिर इंटेलिजेंट बच्चे हैं। इतने ज़हीन बच्चे कहाँ से आ गए हैं? आप लोग कोई चीज़ बनाते क्यों नहीं हो, इन्वेंट क्यों नहीं करते, मुझे ये बताओ। सारा दिन रील देखते रहते हो बस, और मैसेजेस करते रहते हो। कोई इंटरवेंशन बनाओ, कोई काम करो। फाइनल ईयर आ रही है ना, रिसर्च करनी है आपने, इंटरवेंशन गाइडलाइंस बतानी है, ठीक है। आपकी एपिडेमियोलॉजी तो अच्छी हो गई है, तो आपने रिसर्च भी अच्छी करनी है। हाँ गुड हो गया, सोनिया करेगी इंशाल्लाह, सब करेंगे बेटा, आप नहीं करेंगी सोनिया। पॉपुलेशन पायरामिड इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। पॉपुलेशन पायरामिड जो है ना ये है क्या, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसमें ना जो पॉपुलेशन है किसी एरिया की या किसी कंट्री की, उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है हमने। कैसे रिप्रेजेंट करना है, उनकी जो कंपोजिशन है उसकी बेस पे, और जो कंपोजिशन है वो दो फैक्टर देखते हैं, एज और सेक्स। इन दो चीज़ों की कंपोजिशन की बेस पे एक ही टाइम में किसी भी कंट्री या किसी एरिया की पॉपुलेशन को ग्राफिकली जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम पॉपुलेशन पायरामिड कहते हैं। और ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है हमें ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन। एक तो डेमोग्राफिक स्टेटमेंट देती है कि करंट एज जो है वो क्या है, और सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी पॉपुलेशन की क्या है, ये हमें इसका नॉलेज देती है। डेमोग्राफिक जो स्टेटमेंट हमें मिलती है उससे हमें एज और सेक्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है किसी पॉपुलेशन के अंदर, तो हमें वो पता चलता है। इसलिए इस पॉपुलेशन पैरामिड को एज सेक्स पैरामिड भी कहा जाता है, एज सेक्स पैरामिड भी कहा जाता है। अगर वो कहें कि एज सेक्स पैरामिड की डेफिनेशन लिखो तब भी आपने यही लिखनी है, अगर वो कहें कि इसकी टाइप्स लिखो तब भी आपने वही लिखनी है जो पॉपुलेशन पैरामिड की होंगी। ये दोनों एक ही नींव है। फीमेल का नंबर हायर होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। क्या मतलब फीमेल का नंबर हायर होता है एज़ कम्पेयर टू मेल? किस चीज़ में कह रही हैं आप? फीमेल तो वैसे भी हायर होता है, लेडीज़ फर्स्ट हर जगह कहते हैं, वो तो होता है। आप किस चीज़ में कह रहे हो? अब ये जो पैरामिड होता है, ये ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, इसमें होता क्या है, इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ रूल्स हैं। क्या इसमें जो मेल होते हैं ना, हमारी जो मैम थी ना, उन्होंने हमें ये बताया था कि इसको आपने याद कैसे करना है। मेल जो होते हैं ना वो उन्होंने जब पढ़ाया था, कहते हैं कि वो दिल में होते हैं, हार्ट में होते हैं। तो इसलिए मेल जो है ना वो हार्ट जो होता है वो लेफ़्ट साइड पे होता है। तो इस ग्राफ में भी जो मेल होते हैं उनको हम लेफ़्ट साइड पे लेते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं वो हमेशा राइट पे होती हैं। जब भी वो जो बात करें उन्हें कहें हाँ जी वो राइट है, तो इसलिए फीमेल जो है वो राइट साइड पे होती हैं। तो ये रट्टा पक्का आपका, ये नहीं भूलने वाला, ठीक है। उन्होंने हमें ऐसे याद कराया था, या याद आ गया, ठीक है। फीमेल जो है हमेशा राइट पे होती हैं, तो इसलिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो है जब हम करते हैं तो वो राइट साइड पे होंगी। जो मेल होते हैं वो दिल में रहते हैं, हार्ट में, तो वो क्या होंगे, वो लेफ़्ट साइड में।
ठीक है, हाँ फीमेल आर वेल्स राइट, इसलिए राइट साइड पे आएंगी। ठीक है, अब जो बच्चे हैं ना वो क्या आते हैं इस पैरामिड की जो बेस होती है उसमें आते हैं, और जो एल्डर पीपल हैं, एज जो है ना वो बेस से मतलब चिल्ड्रन ज़ीरो से स्टार्ट होती है ना, तो चिल्ड्रन आएंगे, और जो इसकी टिप है उसमें एल्डर पीपल होंगे जो ओल्डर होंगे। ठीक हो गया, तो ये इस तरह इसका ये ग्राफ होता है और इसकी प्रेजेंटेशन होती है। अब डिफरेंट जो पॉपुलेशन पायरामिड है इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक एक्सपेंडिंग होता है, दूसरा जो है वो स्टेशनरी होता है, और तीसरा कंस्ट्रिक्टिव। तो आइए पहले हम इनको देख लेते हैं कि ये क्या हैं और ये किन किन कंट्रीज़ में होते हैं। बेटा जो कीनिया है ना, कीनिया, ये इसमें इसका जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो एक्सपेंडिंग है। एक्सपेंडिंग में होता क्या है कि इसमें जो ज़्यादातर लोग हैं ना वो अपवर्ड, जो इसको ग्राफ आप देख रहे हो ना वो नैरो हो गया है, जब अपवर्ड गया है तो नैरो हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो हायर एज के बंदे हैं उनकी डेथ जो है ना वो ज़्यादा होती है। तो इस टाइप्स ऑफ पैरामीटर ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हाई बर्थ रेट है, हाई डेथ रेट है, और शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। और ये जो पैटर्न है ना एक्सपेंडिंग पैटर्न, ये बेसिकली इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्री का होता है। कीनिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ये उसका पैराग्राफ है, ये उसका पॉपुलेशन पैरामिड बनाया गया है, पैरामिड बनाया गया है। तो उसके अंदर जो इस ऊपर से नैरो है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, मोर पीपल जो है ना वो डाई होते हैं हायर एज बैंड पे, और जो ज़्यादातर इसका डेथ रेट और बर्थ रेट है वो हाई है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसकी शॉर्ट है। उसके बाद स्टेशनरी, स्टेशनरी जो है ना यूएस जो है ना इसका जो पॉपुलेशन पैरामिड बनता है वो स्टेशनरी है। मतलब इसमें आप देख रहे हैं कि अनचेंजिंग पैटर्न है फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी का। मतलब जैसे ही बर्थ रेट हो रही है ऊपर से सेम वैसे ही जा रहा है, कोई ज़्यादा इतना बड़ा चेंज नहीं आया, सेम ही है, स्टेशनरी है, अपनी जगह पे साकित खड़ा हुआ है ये पैरामिड। तो इसलिए इसको स्टेशनरी कहते हैं। और यूएस जो है ना कंट्री, ये एक स्टेशनरी पैरामिड में आता है, इसका जो पैरामिड बनता है पॉपुलेशन। जर्मनी, जर्मनी जो है इसका कंस्ट्रक्टिव पैरामिड बनता है, और इसमें जो पॉपुलेशन पैरामिड शो किया गया उसमें जो लो नंबर है ना परसेंटेज है उनके किसकी है, यंग पीपल, जितने भी यंग पीपल है ना उनकी जो परसेंटेज है वो क्या है, कम है और लोअर नंबर में है। और ये जर्मनी का कंट्री है। इसमें जो कंट्री है मतलब इनमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना वो बूढ़े होते हैं, ओल्डर जो है ना, फीमेल मतलब जो 50 अबव जो है ना जिनकी एज होता है वो ज़्यादातर होते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव पैरामिड कहते हैं। अब कुछ और टाइप्स भी हैं पैरामिड्स की, जिनमें हम ट्राइंगुलर ब्रॉड बेस्ड होते हैं, बी हाई ब्रॉड सेंटर्ड होते हैं, और रेक्टेंगुलर स्टेशनरी होते हैं जो कि यूके आता है। और जो पाकिस्तान का पैरामिड बनता है वो क्या है, बनता है वो बनता है ट्राइंगुलर ब्रॉड बेस। ठीक है, और जो बी हाई ब्रॉड सेंटर्ड है वो मतलब जो लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन जहाँ पे होती है ना, जैसे कि सिंगापुर है, उसका बनता है बी हाई ब्रॉड सेंटर बनता है। तो ये कुछ और टाइप्स हैं। और अगर पाकिस्तान का पूछा जाए तो कौन सी आप टिक करोगे एमसीक्यूज, ट्राइंगुलर ब्रॉड बेस को करोगे। ठीक है, उसके बाद बेटा कुछ टर्म्स हैं जो उनको हम डिस्कस करते हैं। ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट क्या होता है, आपका जो क्रूड बर्थ रेट है और क्रूड डेथ रेट है उसके दरमियान जो डिफरेंस आता है उसको कहते हैं ग्रोथ रेट। मतलब कितनी ग्रोथ हुई है, वो तभी पता चलेगा ना हम जब हम बर्थ रेट को में से माइनस करेंगे डेथ रेट को। ठीक है, तो ये वो रेट है जिससे हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन कितनी ग्रो हो रही है। तो इसका जो फार्मूला है ग्रोथ रेट फार्मूला मालूम करने का, वो है क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट। और इसका एक और फार्मूला भी नीचे लिखा हुआ है कि टोटल बर्थ कितनी हुई और टोटल डेथ कितनी हुई एक ईयर में, और मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ सेम प्लेस। मतलब एक ही जगह पे हम देख रहे हैं कि उसमें मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी थी और उसमें कितनी बर्थ हुई और कितनी पूरे साल का देखते हैं। ठीक है, कितनी डेथ हुई, और एक ही जगह में और एक ही साल, जिस साल का देख रहे हैं उसी में ही देखेंगे तो हमें ग्रोथ रेट जो है ना वो मिल जाएगा। उसके बाद है बेटा डिपेंडेंसी रेशो। डिपेंडेंसी रेशो क्या होती है, ये रेशो ऑफ पॉपुलेशन है जिसमें हम उन बंदों के आपस में मतलब रेशो देखते हैं दो लोगों का जो इकोनॉमिकली एक्टिव नहीं है और जो इकोनॉमिकली एक्टिव हैं। मतलब कितने लोग हैं जो डिपेंडेंट हैं, ऐसे समझ लें अपने फैमिली के ऊपर, जो डिपेंडेंट हैं वो हम रेशो निकाल रहे हैं। अब डिपेंडेंट वही होते हैं ना, अब वही देखेंगे ना कि कौन से लोग हैं जो काम करते हैं और कौन से लोग हैं जो घर में वेले रहते हैं।
तो एक तो बच्चे होते हैं, उन लोगों को हम रखते हैं जो अंडर 15 ईयर्स होते हैं, और जो अबव 65 ईयर्स होते हैं, एल्डर पीपल होते हैं, वो उनको हम डिवाइड करते हैं जितने भी लोग वर्किंग हैं, जो 16 से 64 ईयर की एज में ये वर्किंग में आते हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनको इकोनॉमिकली एक्टिव होना चाहिए, ये देखते हैं हम, ठीक है। इसको हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, ये इसका फार्मूला है डिपेंडेंसी रेशो निकालने का। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी पॉपुलेशन की। और जबकि जो डिपेंडेंसी रेशो पाकिस्तान में, जो डिपेंडेंसी रेशो है ना, वो 66% है। 66% लोग जो है ना डिपेंडेंट हैं, ये रेशो निकल रही है। उसके बाद आता है पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम क्या है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डबल हो रही है पॉपुलेशन, मतलब 10 साल में डबल हुई या 15 साल में डबल हुई, कितने, मतलब ये हम निकालते हैं। अब जो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम निकाला जाता है वो कैसे निकालते हैं? मोस्टली कहा जाता है कि जो पॉपुलेशन है वो डबल होती है अबाउट 70 ईयर्स। 70 साल में पॉपुलेशन जो है ना वो डबल होती है। तो इट इज़ ये एक अप्रॉक्सीमेट टाइम है जिसमें ये देखा जाता है कि किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली डबल होगी इस टाइम में, इतने टाइम में। और अगर किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 1% पर ईयर ग्रो कर रही है, अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन एक साल में 1% बढ़ती है, तो उस कंट्री का जो डबलिंग टाइम है वो 70 ईयर होता है, 70 साल उस कंट्री का डबलिंग टाइम, ठीक है। तो उसको हम अब 70 को हम डिवाइड करेंगे, ग्रोथ रेट कितना है, ठीक है। अगर वो हम चेक करते हैं ना आगे, अब जो पॉपुलेशन है उसकी जो ग्रोथ रेट है अगर 2% हो रही है पर ईयर, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको 35 ईयर्स कहेंगे। मतलब डबलिंग टाइम जो उसका होगा वो क्या होगा, 35, क्योंकि 70 से हम ग्रोथ रेट को जो है ना, ग्रोथ रेट क्या है, 2% है ना, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे। 70 को हम जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 35 ईयर्स आता है, जैसे कि आपको ये PPT के अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये PDT क्या है, PDT बेस्ड बेटा असल में इसका एब्रीविएशन है पॉपुलेशन डबलिंग टाइम का। अब 70 जो है ना, ये 1% अगर ग्रो कर रही है, ग्रोथ रेट देखेंगे हम, उसके साथ डिवाइड करेंगे। किसी भी कंट्री के हमने निकालना है ना, अगर पाकिस्तान है उसका 5% है, तो हम 70 से उसको दे देंगे मल्टीप्लाई, तो उसका जो ग्रोथ रेट है हम निकाल। पाकिस्तान का जो अब ग्रोथ रेट आ रहा है वो आ रहा है 1.49। 1.49 जो है पॉपुलेशन जो है ना वो ग्रो करती है पर ईयर पाकिस्तान के अंदर। तो इसका जो, जब हम पॉपुलेशन डबलिंग टाइम निकालते हैं तो इसका जो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम है वो 47 ईयर, 47 साल के बाद जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी। अब जो न्यू आ रहा है ना ग्रोथ रेट इसका पाकिस्तान का, वो 2% आ रहा है, इसका मतलब है 35 साल में डबल हो जाएगी। जबकि जो पूरी वर्ल्ड है, होल वर्ल्ड का, उसका जो पॉपुलेशन के डबलिंग टाइम जो है वो, उसकी रेशो जो है 1:1 है, और इसका 63 साल के बाद पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो डबल हो जाएगी। तो इसको कहते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, और उसका फार्मूला है। उसके बाद बेटा आती है डेमोग्राफिक कुछ इक्वेशन है। इनमें हम क्या देखते हैं, इनमें हम कुछ फ्यूचर पॉपुलेशन को देखते हैं, और इसमें हम निकालते हैं मतलब रीज़न ऑफ डायनामिक देखते हैं, और पॉपुलेशन जो कुछ बेसिक डेमोग्राफिक इक्वेशन को हम यूज़ करके ना, बेसिक हमारी डेमोग्राफिक एक मसावात है एक, उसको हम यूज़ करके क्या करते हैं, पॉपुलेशन के अंदर जो चेंजिंग आती हैं उसको निकालते हैं। अब PT1 क्या है, ये फ्यूचर पॉपुलेशन है। PT0 क्या है, ये भी फ्यूचर पॉपुलेशन है। अब ये हमने क्या करना है, इसको हमने B-D क्या है, ये नेचुरली इंक्रीज़ किससे हुई है। B मतलब क्या है, कितनी बर्थ हुई है, और D मतलब क्या है, कितने वहाँ के जो रेजिडेंशियल लोग हैं उनकी डेथ हुई है, ठीक है। ये हम फार्मूला है डेमोग्राफिक कोई ये ना है, PT1 इज इक्वल टू PT0 प्लस B-D, ये आपने उस ब्रैकेट में लिखना है, प्लस IM-OM। IM मतलब इमिग्रेशन, कितने लोग थे जो उस एरिया के अंदर मतलब मूव कर गए परमानेंटली, और OM आउट मिग्रेशन, मतलब वो लोग जो उस एरिया से आउट मूव कर गए, आउट मतलब इमिग्रेट कर गए, ठीक है। ये मतलब टोटल माइग्रेशन देखते हैं, एक तो एक ही एरिया के अंदर कितने लोगों ने माइग्रेशन की, दूसरा जो बाहर चले गए उनको हम मैनेज कर लेते हैं, तो ये नेट माइग्रेशन हो गई। तो इससे हमें क्या पता चलता है, उस पॉपुलेशन के अंदर कितना चेंज आया वो पता चलता है।
कैसे पता चलेगा, देखें ना ये इक्वेशन के अंदर ही बता रहा है। PT0 जो है आई थिंक ये जो है ना प्रेजेंट पॉपुलेशन है, फ्यूचर पॉपुलेशन में नहीं आएगा, ये गलत है। फ्यूचर पॉपुलेशन तो हम बाद में बताएंगे ना जब PT1 निकालेंगे, तो PT0 प्रेजेंट पॉपुलेशन है। इसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं नेचुरल इंक्रीज कितना हुआ है और नेट माइग्रेशन कितनी है इसके साथ। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारी क्या होगी, फ्यूचर पॉपुलेशन होगी। अब ये देखें कि यहाँ पे जो है ना पॉपुलेशन जो है ना सेंसस ईयर के बिटवीन जो है ना वो कैलकुलेट कैसे की जाती है। अब ये देखें एक एग्जांपल दी गई है कि अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कम्युनिटी 6 साल बाद सेंसस ईयर में, मतलब किसी पॉपुलेशन को, तो अगर एक साल में मतलब 2012 में जो PT1 है वो कितनी है, तो गिवन पॉपुलेशन अगर 2006 में 2006 में अगर 20,000 लोग हैं और एनुअल ग्रोथ रेट कितना है 3% है, तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे जो नीचे दिया हुआ है सेंसस ईयर में अगर हम कर रहे हैं। जैसे कि देखें PT1 और PT0 को हम 1 + R क्या है बेटा, ये ग्रोथ रेट है पर पर्सन और प्रोपोर्शन में, और T क्या है, नंबर ऑफ ईयर बिटवीन T0 और T1। T0 और T1 में कितने साल आ रहे हैं, 6 साल आ रहे हैं, वो हम उसको पावर में लिखेंगे और 1 को हम प्लस करेंगे 3 के साथ, और PT0 हमारे पास कितना है 20,000 आ रही है। जब हम इनको पुट करेंगे वैल्यूज़ को, तो PT1 जो है हमारी वो क्या होगी, आंसर होगा। करके दिखाएं ज़रा आप मुझे क्या आंसर आता है। इसको पुट करें और मुझे बताएं आंसर क्या आता है आप लोगों का, अगर आपकी मैथ चेक करें। शाबाश, सब बच्चे सॉल्व करके दिखाएं मुझे। बच्चों समझ आ रही है या नहीं आ रही, मुझे आप ये बताएं। PPT आपने ओपन की हुई है तो समझ आ रही है, अगर नहीं आ रही तो आप बता दें। फार्मूलाज की समझ आ रही है, जो बता रहा हूँ समझ आ रही है। बेसिकली ये चीज़ें वाइट बोर्ड पे समझाने वाली। PPT वैसे आपके सामने है, मैंने वो शेयर कर दी है, अगर नहीं आ रही तो आप लोग बता दो मुझे। हाँ जी बच्चों, कैलकुलेट करने बैठ गए हो बेटा? आवाज़ आ रही है आप सबको कि नहीं आ रही? बस एक बच्चा ही है। आपको आवाज़ लेट आती है या आप लोगों का दिल नहीं करता रिस्पॉन्स करने का? सर R की वैल्यू 3% पुट करूँगी। हाँ जी बेटा, ग्रोथ रेट जो है ना वो आपका R ही है पर पर्सन, तो वो 3% ही है ना एनुअल। उस T को आप T0 और T1 के बिटवीन जो नंबर ऑफ ईयर आते हैं वो लगाएंगे आप। चलो एक बच्चे ने निकाल लिया, कितने हैं 2012 और 2006 के बिटवीन कितने साल आते हैं? चलो ठीक है, मैं निकाल के आपको बताऊंगा, अभी मैंने किया नहीं, आप कर लें, मैं आपको बता दूंगा बाद में। तब इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, आयशा कहती है 23,880। उसके बाद बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ के कुछ कंपोनेंट हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे करती है, उसके कंपोनेंट क्या हैं, या फिर इनको फैक्टर भी कहते हैं। वो फैक्टर्स जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये वो फैक्टर्स हैं। कंपोनेंट्स भी कहते हैं इनको, और इनको फैक्टर भी कहते हैं, जो क्या करते हैं, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कितने हैं वो बेटा?
5 फैक्टर हैं, 5 कंपोनेंट हैं जो पॉपुलेशन की ग्रोथ पे इफेक्ट करते हैं। ये पूरी की पूरी पीपीटी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें से एक एससीक्यूज मस्ट बनना है आपका। ये जो अब पढ़ रहे हैं ये भी एससीक्यूज पूछा जाता है, पॉपुलेशन पायरामिड वाला भी पूछा जाता है, डेमोग्राफिक साइकिल वाला भी पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से याद करने हैं। ये वाला जो अब पढ़ रहे हैं ये भी। अब वो फैक्टर जो है ना, मॉर्टेलिटी, फर्टेलिटी और माइग्रेशन, मैरिज और सोशल है। जो पहले 3 है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोर्टेलिटी, फर्टेलिटी और माइग्रेशन। ये जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं मोर्टेलिटी क्या है। मोर्टेलिटी आपको पता है डेथ है, ये एक वाइटल इवेंट है जिसको हम क्रूड डेथ रेट से मैयर करते हैं। बेसिक मोर्टेलिटी मैयर करती है क्रूड डेथ रेट को। अब जितना पाकिस्तान में क्रूड डेथ रेट डिक्लाइन होगा उसके नतीजे में पॉपुलेशन जो है वो क्या होगी। जब डेथ कम हो रही है तो पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी ना, क्योंकि बर्थ रेट तो सेम है, बर्थ रेट वही रह रहा है, डेथ जो है ना वो रेट कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ होगी। तो ये इफ़ेक्ट कर रही है ना मोर्टेलिटी रेट जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ के ऊपर। तो जैसे क्रूड डेथ रेट जो है ना ये कवर करता है ऑल एजेस में, और एज स्पेसिफिक डेथ रेट भी होते हैं, ये मतलब सारे एज स्पेसिफिक डेथ रेट को हम मैयर करते हैं। ये सारे फार्मूलाज हैं, ये हम बेसिक मैयरमेंट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब फैक्टर जो इंक्रीज़ करते हैं मोर्टेलिटी को और वो फैक्टर जो डिक्रीज़ करते हैं मोर्टेलिटी को वो कौन कौन से हैं। अब बेसिकली वही फैक्टर जो है ना मोर्टेलिटी को इंक्रीज़ करेंगे जो डेथ का सबब बनते हैं, और वो फैक्टर मोर्टेलिटी के रेट को डिक्रीज़ करेंगे जो एज अ इंटरवेंशन हम यूज़ करते हैं, हम प्रिवेंशन यूज़ करते हैं, अपनी प्रिवेंशन करते हैं, प्रिवेंटिव मैयर। वो क्या होंगी, वो क्या करेंगी, वो फैक्टर मोर्टेलिटी को डिक्रीज़ करेंगी, डेथ को डिक्रीज़ करेंगी। अब इंक्रीज़ करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो पुअर पब्लिक हेल्थ कंडीशन, एपिडेमिक डिजीज़ जितनी भी हैं जिनमें कॉलरा, टाइफस आ गया, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, एक्यूट और क्रॉनिक फूड शॉर्टेज। ठीक है, और वो फैक्टर जो मॉर्टेलिटी को डिक्रीज़ कर रहे हैं वही होंगी जो हम इंटरवेंशन करते हैं। पब्लिक अगर सैनिटेशन हो, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो, ट्रांसपोर्ट आपको इम्प्रूवड हो, इम्यूनाइजेशन करवाई जाए, वैक्सीनाइजेशन करवाई जाए, आपको एंटीबायोटिक न्यू डिस्कवरीज़ हों, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपकी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, पब्लिक हेल्थ मैयर्स जो है ना वो अच्छे हों, आपका जो इन्वायरमेंट है, आपकी कम्युनिटी है, आपकी कॉलोनी है, आपका जो टाउन है वो अगर बेहतर है, बेस्ट है, तो फिर आपको क्या होगा, आपकी जो मोर्टेलिटी जो है वो कम होगी और जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद फर्टेलिटी। फर्टेलिटी क्या कहते हैं, फर्टेलिटी या नैटेलिटी, इसकी डेफिनेशन ये है कि किसी भी मर्द या औरत की एबिलिटी, किस चीज़ की एबिलिटी, टू काज कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड, मतलब कंसेप्शन की जो एबिलिटी होती है किसी भी मर्द में या औरत में, उसको हम कहते हैं फर्टेलिटी या नैटेलिटी। अब जितना ज़्यादा फर्टेलिटी होगी, मतलब अगर वुमेन जो है जितना फर्टाइल, जितनी कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड ज़्यादा होगी, लाइफ नंबर ऑफ लाइफ बर्थ क्या होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है एक्चुअल रिप्रोडक्टिव है, एक रिप्रोडक्टिव इन्वायरमेंट है, रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी है, कंसेप्शन भी ज़्यादा हो रही है और लाइफ बर्थ भी हो रही है, वुमेन जो हैं वो कंसीव कर रही हैं। तो जो पाकिस्तान जो है इसका जो फर्टेलिटी रेट है पाकिस्तान का वो 3.2 है, और ये कब लिया गया था, ये अकॉर्डिंग टू 2016 में क्या था 3.48, मतलब ये बढ़ रहा है फर्टेलिटी जो है, कंसेप्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है, फर्टाइल जो है ना पाकिस्तान के वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो ये भी इस तरह इफ़ेक्ट कर रही है पॉपुलेशन के ऊपर। उसके बाद माइग्रेशन आती है। माइग्रेशन जो है ये भी पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करती है बेटा, किसी भी एरिया और किसी भी कंट्री को, बट होल वर्ल्ड की पॉपुलेशन को माइग्रेशन कभी भी इफ़ेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वर्ल्ड तो वर्ल्ड है, वही रहेगी ना पॉपुलेशन। अगर इमिग्रेशन कर भी रही है तो उसी दुनिया के अंदर ही करेगी ना। अब कोई वर्ल्ड से उधर तो नहीं जा रहा मरीख या मुश्तरी इमिग्रेशन करके, वर्ल्ड में ही कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी जो माइग्रेशन है वो सिर्फ पॉपुलेशन की एरिया या कंट्री को ही इफ़ेक्ट कर रही है। ठीक है, जब अब इमिग्रेशन होती है, एक होती है आउट मिग्रेशन। इमिग्रेशन जो है ना वो क्या करती है बेटा, ग्रोथ रेट इंक्रीज़ होता है क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है।
जबकि आउट माइग्रेशन जब हो तो उसमें ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ होते हैं। आउट माइग्रेशन में पॉपुलेशन उसमें कम हो रही थी, क्योंकि वो कंट्री से बाहर चले जाते हैं तो इस तरह पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाती है उस कंट्री की। तो ये दो टाइप्स हैं माइग्रेशन की, इमिग्रेशन और आउट माइग्रेशन। उसके बाद मैरिज। मैरिज भी आपकी जो पॉपुलेशन है, ग्रोथ है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है उसको। मैरिज एज जो है बेटा 18 ईयर है, जो एवरेज एज है 18 ईयर की एज। अगर ये 21 ईयर हो जाए तो पॉपुलेशन जो है बेटा 25% डिक्रीज़ होती है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है 21 से 24, 25, 30, तो उस दौरान जो फीमेल जो है ना, उसका जो चाइल्ड बेयरिंग ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। बेटा ये आप बाद में कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप एक दफ़ा सुन लें, मैं आपको जो करेक्ट आंसर है बता दूंगा, ठीक है? आप अपने अपने आंसर दे दें, ठीक है? मैं आपको बता दूंगा। मैरिज एज एवरेज कितना है? 18 ईयर है। अगर एज जो है बढ़ती जा रही है तो पॉपुलेशन क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। अगर मैरिज आप 21 ईयर में करते हो, एवरेज एज 21 ईयर आ रही है, तो इसका मतलब पॉपुलेशन जो है वो 25% डिक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो फीमेल का जो चाइल्ड बेयरिंग ड्यूरेशन है वो भी कम होता है। अब कैसे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? एक तो हम फीमेल के अंदर लिटरेसी रेट जो है पाकिस्तान में वो इंक्रीज़ करें, उनको बताएं जो है नॉलेज जो है, रिप्रोडक्टिव नॉलेज या पॉपुलेशन की ग्रोथ का नॉलेज वो देना चाहिए। उनको मेथड बताने चाहिए कि कैसे वो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकती हैं। उनका जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ाना चाहिए फीमेल्स का। उनको कंट्रासेप्टिव यूटिलाइजेशन जो है ना वो इंक्रीज़ करवानी चाहिए, जैसे कि लेडी हेल्थ वर्कर्स होती हैं या दही वर्कर्स या जितने बने होते हैं, तो ये इसके ऊपर मतलब बहुत से आपको मतलब करती हैं, गाइड करती हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताती हैं। तो ये जो कंट्रासेप्टिव यूटिलाइजेशन है इसको इंक्रीज़ करवाना चाहिए। और फैमिली लिमिटेशन करके हम पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन को जो कंट्रोल कर सकते हैं। और आजकल ये चीज़, ये जो लास्ट पॉइंट है ये तो हो रहा है पाकिस्तान में, फ़ीमेल की जो शादी की जाए वो ज़्यादा एज में अगर की जाए, इंक्रीजिंग द एज ऑफ फीमेल मैरिज, मतलब जो पक्की उम्र की खतून है ऐसे समझ लें, उनकी शादी की जाए तो उन तब भी हम पॉपुलेशन को एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि ये काम हो रहा है, मे भी ना हो रहा हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब ना काफ़ी जो औरतें हैं वो बहुत लेट मतलब शादी करती हैं, जब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा पक्की उम्र की हो जाती हैं तो उस वक्त करती हैं, तो इसी वजह से उनके बच्चे भी जो हैं वो कम होते हैं। उसके बाद फर्टेलिटी और नैटेलिटी जो है इसके बेटा डिटर्मिनेंट्स हैं कुछ। एक तो इसका एज एट मैरिज, मैरिज के वक्त एज क्या है, और ड्यूरेशन ऑफ मैरिज कितना है, स्पेसिफाइंग ऑफ चिल्ड्रन कितना है। हाँ जी, नर्सेज स्पेशली, सही कह रही हैं आप। एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, आपका रिलीजन, आपकी न्यूट्रिशन, आपकी फैमिली प्लानिंग, ये 8 के 8 आपके डिटर्मिनेंट्स हैं, फर्टेलिटी के फैक्टर्स हैं जो आपकी फर्टेलिटी के ऊपर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। अब वो कौन कौन से काजेज़ हैं जो आपकी हाई फर्टेलिटी कराती हैं, वो वजूहत, वो रीज़न जो हाई फर्टेलिटी का सबब बनती हैं। एक आपकी 4 चीज़ें हैं, सोशल, आपका साइकोलॉजिकल, आपकी इकोनॉमी और आपका डेमोग्राफी। ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं आपकी हाई फर्टेलिटी के ऊपर। क्लियर है आप सबको? ये सारी क्या हैं, काजेज़ हैं, और कुछ डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़े। तो ये कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए, उनके आगे एक्सप्लेनेशन थी, उनको एक्सप्लेन किया। तो ये सारा हमने जो अभी पढ़ा है ये क्या थे, सारे कंपोनेंट थे किसके, पॉपुलेशन की ग्रोथ के। इनको फैक्टर भी कहते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को। स्लाइड से कर लें बेशक, आप स्लाइड से कर लो, आप कम्युनिटी की एक्सेल की बुक से कर लो, सेम है, दोनों चीज़ें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। क्लियर है आप सबको? अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बेटा आप पूछ लीजिएगा। आज जो है ना हमने ये स्लाइड पढ़ी है, और मैं जो मेजरमेंट वाली है, बाकी जो है ना हम ऐसा पढ़ लेंगे। और पीड्स हम इसको ना एपी को ख़त्म करके ना फिर हम ऐसे करते हैं, पीड स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पहले हम इसको ख़त्म कर लें।
अगर कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बता दीजिएगा। बाकी ये आपको बुक में भी ये चैप्टर सेम ऐसे ही मिलेगा, ये बुक की जो है ना लाइंस ही ली गई हैं सेम बुक में से, आपकी कम्युनिटी एक्सेल जो नवीद आलम की बुक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें से SEQs मस्ट बनता है यूएचएस में। और अगर कोई कंसेप्ट रह गया हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ लीजिएगा।